Hello class. Now class, we are done with the first lecture of optics. Last time हमने first lecture में बात किया था about basic properties of light. We talked about two properties which is exhibited by light when it travels from one medium to another medium. That is a reflection of light and a refraction of light. फिर क्लास हमने रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के डेफिनेशन और लॉस के बारे में बात किया था एंड हमने डिफाइन किया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होगा एंड उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन के स्नेल्स लॉ के बारे में बात किया था, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में. सो आई होप जो भी हमने फर्स्ट सेक्शन में किया है आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिए और याद कर लिया. बेसिक्स है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इट इज़ फंडामेंटल, आपको थ्रू आउट 2 years काम आने वाला है वो, इसीलिए इतना ज़्यादा डिटेल में मैं इसको बता रहा हूँ. सो आई होप जो भी अभी तक हमने किया है इट्स ऑल क्लियर. अब आगे का बात करते हैं. नाउ क्लास, लास्ट टाइम हमने स्टॉप किया था स्नेल्स लॉ पे. स्नेल्स लॉ क्या था? इट वॉज μ2 अपॉन μ1 is sin i अपॉन sin r. इसको हमने नाम दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. याद है ना? दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. यस और नो क्लास? सो क्लास, अभी हमने ये सब तो डिफाइन कर दिया है. अब हमको ये समझना है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है. व्हाट इज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सो अंडरस्टैंड करना क्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, क्या इंफॉर्मेशन देता है हमको, ये हमको समझना है. सो क्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स it gives information about ability or capacity. It gives information about ability or capacity of a medium to deviate a ray of light. To deviate a ray of light. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इन्फॉर्मेशन देता है? इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट. समझ में आ रहा है क्लास? पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? रिफ्रैक्शन पे, बेंडिंग पे. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका प्रॉपर्टी है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम. किसका प्रॉपर्टी है? मीडियम का प्रॉपर्टी है. और वो मीडियम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि एक मीडियम के पास कितना एबिलिटी है, कितना कैपेसिटी है एक रे को डेविएट करने का. जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का उतना ज़्यादा डेविएट करेगा. जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम डेविएट करेगा. समझ में आ रहा है क्लास? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना डेविएशन होने वाला है आपको हमेशा वो बताएगा. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख के डिसाइड कर सकते हो मीडियम का कि ज़्यादा डेविएशन होने वाला है कि कम डेविएशन होने वाला है. समझ में आ रहा है क्लास? कुछ अगर पर्टिकुलर मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, सो क्लास सबसे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का, जिसका वैल्यू होता है 1. क्या होता है? 1. एयर और वैक्यूम, एक्चुअल में वैक्यूम का होता है, बट वैक्यूम एंड एयर और ऑलमोस्ट जब वैक्यूम मतलब क्या, टोटली फ्री स्पेस, कोई भी पार्टिकल्स वगैरह नहीं है. बट मैं उसको एयर से कंपेयर कर सकता हूँ. एयर और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है वो ऑलमोस्ट कैसा होता है? सेम होता है. हम एयर ही को क्या कंसिडर करते हैं? वैक्यूम, क्योंकि एयर के पास भी जो पार्टिकल्स वगैरह काफ़ी कम है. सो फॉर अस एयर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वैक्यूम. और अगर मैं एयर और वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात करूँ ना, सो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज़ एग्जैक्टली 1.0003 और वैक्यूम का एग्जैक्टली 1 होता है. बट इफ आई कंपेयर, सो अप्रॉक्सीमेटली दोनों का कितना है? 1 है. सो एयर हो या वैक्यूम हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लूंगा? 1. समझ लेना है क्लास. नेक्स्ट इज क्लास, इफ आई टॉक अबाउट मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं,
सो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.41। यस और नो क्लास? अब क्लास देयर आर सम अदर वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज जो आपको याद रखना है। वाटर के लिए म्यू ऑफ वाटर इज 4/3 एंड फॉर ग्लास म्यू ऑफ ग्लास इज 3/2, दैट इज 1.5, 1.33। समझ में आ रहा है क्लास? सो ये सब वैल्यूज आपको याद रखना, काम आएगा। सो बोलो क्लास, सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन करेगा? डायमंड। सबसे कम डेविएशन कौन करेगा? ग्लास, सॉरी एयर। सो एयर हैज मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये सबसे कम डेविएशन करेगा। सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन करेगा? डायमंड। बोलो ये दोनों कंपेयर किया, वाटर और ग्लास को, तो कौन ज़्यादा डेविएशन करेगा? ग्लास। कौन कम डेविएशन करेगा? वाटर। क्या देख के डिसाइड किया हमने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है क्लास? नेक्स्ट क्लास talking about types of refractive index. First is absolute refractive index and second is रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट कौन सा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड कौन सा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो क्लास सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होगा ये? अंडरस्टैंड करना अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अब क्लास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, मैंडेटरी कंडीशन। अंडरस्टैंड करना वो कंडीशन क्या है। बोलो ये फिनोमेना जो है ये कितने मीडियम से बेस्ड है? दो ना। सो दोनों में से एक मीडियम फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों में से एक मीडियम must be air. One medium has to be air. ये फिक्स्ड है, ये होना ही चाहिए। One of the medium has to be air. तभी हमें क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंडीशन को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए, कंडीशन उसका। One of the medium has to be air. So अंडरस्टैंड करना। आप मान लो रिफ्रैक्शन के लिए आई एम कंसिडरिंग टू मीडियम्स, मीडियम 1, मीडियम 2। बोलो दोनों में से एक मीडियम एयर होना चाहिए। मान लो मैं फर्स्ट मीडियम को एयर कंसिडर कर रहा हूं, और ये मीडियम कैन बी एनी मीडियम, एनी अदर मीडियम। ग्लास हो गया, वाटर हो गया, डायमंड हो गया, जो भी आपको लेना है। बोलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? μ1 ना, विच कैन बी रिटन एज μa। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? μ2, जिसको मैं लिख सकता हूं μ। यस और नो क्लास? बोलो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको नहीं पता है, मीडियम नहीं पता है ना हमको। यस और नो क्लास? सो क्लास अभी अगर मैं बात करूं कि बोलो ये दोनों कंपेयर करूं, तो बोलो एयर जो होगा, एयर, इसके सामने मैं कोई भी मीडियम ले लूं, आई कंसिडर वाटर, ग्लास, डायमंड। कैन आई से कोई भी मीडियम के सामने एयर हमेशा कैसा होगा? हल्का होगा। सो ये कैसा होगा? रेयर ना। और ये कैसा होगा? हमेशा डेंसर। और मान लो आई एम गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, सो कैन आई से आई एम गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सो इफ आई राइट स्नेल्स लॉ, तो बोलो क्या हो जाएगा? μ2 अपॉन μ1 इज साइन आई अपॉन साइन आर। बोलो मीडियम 2 की क्या है? एनी मीडियम ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू। और मीडियम 1 कौन सा है? जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है वो ऊपर ना, जिसमें इंसिडेंट हो रहा है वो नीचे। तो बोलो नीचे कौन सा आएगा? एयर का, जिसका वैल्यू क्या है? 1। सो बोलो क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? म्यू इज साइन आई अपॉन साइन आर। और ये म्यू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मीडियम ना। कैन आई से क्लास जब रिफ्रैक्शन होगा तो मुझे आई पता होगा, मुझे आर पता होगा, आई कैन कैलकुलेट ना द एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मुझे अगर ये मिल जाता तो मुझे क्या मिल जाएगा? म्यू ना, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। सो क्लास
एयर का हमको पता है 1 है, और जो भी पर्टिकुलर मीडियम उसके साथ इन्वॉल्व होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिल जाएगा। हमको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, हमें आई मिल जाएगा, हमें आर मिल जाएगा। ये सब के बाद जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो मीडियम हमने इन्वॉल्व किया है विथ एयर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। सो कैन आई से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी क्या हेल्प करता है? टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम। अगर आपको कोई भी एक इंडिविजुअल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो आप क्या फाइंड आउट करते हो? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स मी इंफॉर्मेशन अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम। मान लो यहाँ पे ये एनी मीडियम वाटर होता तो मुझे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता? वाटर का। अगर ये एनी मीडियम डायमंड होता तो मुझे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता? डायमंड का। अगर ये एनी मीडियम ग्लास होता तो ग्लास का। इनफैक्ट मैंने ये जितने भी वैल्यूज लिखे हैं ये कौन से वैल्यूज है? दिस आर एब्सोल्यूट वैल्यूज, दिस आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मैंने उसको ऐसे ही फाइंड आउट किया विथ रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आ रहा है? सो ये सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। बोलो यहाँ पे डायमंड का है, सो म्यू ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर ना। सो ये एक्चुअल में किसके रिस्पेक्ट से? एयर के। ये एक्चुअल में किसके रिस्पेक्ट से? एयर के। ये एक्चुअल में किसके रिस्पेक्ट से? एयर के। बट हर एक जगह पे एयर का वैल्यू कितना है? 1। तो सबका वैल्यू 1 है। तो इनडायरेक्टली मुझे वो सारे मीडियम्स का क्या पता चल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाय व्हाट? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो समझ लेना ये बात को। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन गिव मी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर मीडियम because one of the medium has to be air, and for air refractive index is always 1. समझ में आ रहा है क्लास? अब क्लास टेल मी, मैंने क्या कहा? क्या आई एम गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एंड यू नो ना फॉर रेयर टू डेंसर आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर, एंड इफ आई इज ग्रेटर देन आर तो कैन आई से न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, एंड इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर सो कैन आई से म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। म्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। सो क्लास यू कैन सी ना, जब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो बोलो अगर मैंने यहाँ पे वाटर लिया है तो कितना आया? 1.33। अगर मैंने ग्लास लिया तो कितना आया? 1.5। तो 1 से बड़ा आया कि नहीं आया? तो ये 1 है तो ये क्या आया? 1.5। अब क्लास एक पॉइंट बता रहा हूँ जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, अंडरस्टैंड करना। मैंने क्या कहा था कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। वाई इज दिस? ये उसका रीज़न है। देखो एयर, मान लो यहाँ पे मैं कोई भी मीडियम कंसिडर करूंगा, कैन आई से विथ रिस्पेक्ट टू एयर एनी मीडियम विल बी डेंसर ना, और एयर कैसा होगा? रेयर। तो बोलो एयर का वैल्यू हमेशा कितना आ रहा है? 1 ना, और इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1। तो बोलो कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा है? डेंसर का। कौन से मीडियम का कम है? रेयर का। तो कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है? इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डेंसर एज कंपेयर टू रेयर। सो अगर आपको कोई भी 2 मीडियम दिए होंगे तो आप उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख के भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। बोलो इफ़ आई कंपेयर वाटर एंड ग्लास, बोलो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है? ग्लास का। किसका कम है? वाटर का। तो ये कैसा होगा? डेंसर। ये कैसा होगा? रेयर। इफ़ आई टेक दिस 2 मीडियम्स, इफ़ आई टेक ग्लास एंड डायमंड, बोलो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है? डायमंड। किसका कम है? ग्लास। फॉर दिस 2 मीडियम तो बोलो कौन डेंसर होगा? डायमंड। कौन रेयर होगा? ग्लास। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा इन कंपैरिजन वो डेंसर, जिसका कम वो रेयर। यहाँ से पता चलता है वो। देखो रेयर लिया, डेंसर लिया, ये हमेशा 1 है, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आने वाला है। डेंसर का हमेशा ज़्यादा रेयर से। आई होप नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। यस और नो? नेक्स्ट क्लास वी टॉक अबाउट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी टॉक अबाउट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अंडरस्टैंड करना इसके लिए कंडीशन क्या होगा? सिंपल। बोले यहां का कंडीशन क्या था? 1 ऑफ द मीडियम हैज टू बी एयर। यहां का कंडीशन इसका उल्टा होगा। No medium must be air। दोनों में से एक भी मीडियम एयर नहीं होना चाहिए, एयर होना ही नहीं चाहिए। तभी क्या मिलेगा हमको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
यस और नो क्लास? सो अगर मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे मीडियम 1, मीडियम 2, तो बोलो अगर मैंने एग्जांपल लिया, मान लो एक मीडियम यहाँ पे ले रहा हूँ मैं वाटर, एयर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और ये कौन सा होगा, ग्लास, ऐसा ले लिया मैंने। तो बोलो वाटर ग्लास कंपेयर करो, अभी भी समझ में आना चाहिए। बोलो वाटर कैसा होगा, रेरर, ग्लास कैसा होगा, डेंसर। आई एम गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, दैट इज फ्रॉम रेरर टू डेंसर, यस और नो? तो बोलो लिखूंगा तो कैसा आएगा, बोलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ2, इसका क्या होगा, μw, इसका क्या होगा, μg। इफ़ आई राइट डाउन स्नेल्स लॉ, बोलो क्या होगा, μ2 अपॉन μ1 विल बी साइन आई अपॉन साइन आर। टेल मी नाउ, जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास में, उसका ऊपर लिखूंगा μg, नीचे क्या आएगा, μw विच इज साइन आई अपॉन साइन आर। कैन आई से μg अपॉन μw जब लिख रहा हूं मैं? सो आई एम कंपेयरिंग, आई एम क्रिएटिंग अ रिलेशन ना बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. So I am comparing it, I am relating it, therefore it is called as relative refractive index. दो मीडियम के refractive index को relate करना, compare करना is relative refractive index. So ये होगा relative refractive index. समझ में आ रहा है क्लास? Now class, this relative refractive index can be greater than 1 or it can be less than 1. समझ में आ रहा है क्लास? या तो ये 1 से बड़ा हो सकता है या तो ये 1 से छोटा हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ये हमेशा ग्रेटर देन 1 है, बट इसमें दोनों पॉसिबल है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। कैसे, थोड़ा सोचने का। मान लो मैं कंसिडर करो अभी रेरर से डेंसर, बोलो रेरर से डेंसर में कौन बड़ा, आई बड़ा क्या आर बड़ा, आई इज ग्रेटर देन आर। सो बोलो कौन बड़ा, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर डिनोमिनेटर ना, तो बोलो न्यूमरेटर अगर बड़ा है, डिनोमिनेटर अगर छोटा है, तो बोलो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? इट विल बी ग्रेटर देन 1, यस और नो? बोलो उल्टा लिया, आई एम कंसिडरिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर। तो बोलो कौन बड़ा होगा, आर, कौन छोटा होगा, आई। टेल मी नाउ, कौन बड़ा होगा, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। If denominator is greater than numerator, बोलो less than 1 और greater than 1, it will be less than 1. क्या आएगा आंसर, less than 1. So याद रखने का सिंपल सा रूल है, रेरर टू डेंसर में greater than 1, डेंसर टू रेरर में less than 1, रेरर टू डेंसर greater than 1, डेंसर टू रेरर less than 1. So class, this is absolute refractive index, this is relative refractive index. बिठा लो कंडीशन दिमाग में, yes or no? सो क्लास, ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, द वैल्यूज, द टाइप्स। आई होप इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट इज क्लास, अब हम बात करते हैं, टाइप्स तो हो गया, नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट इज रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रिलेशंस देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। सो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, म्यू एंड वी। सो क्लास, अगर आपको याद है, सो रेरर डेंसर, बोलो इसमें म्यू इज लेस कंपेरेटिवली, म्यू इज मोर कंपेरेटिवली, बट क्लास इसमें स्पीड कैसा होगा, मोर, इसमें स्पीड कैसा होगा, लेस। ये भी समझ लो। बोलो अगर मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ कि एक मीडियम ऐसा है जिसमें पार्टिकल्स कम है, एक मीडियम ऐसा है जिसमें पार्टिकल्स ज़्यादा है, बोलो रेयर मतलब हल्का ना, तो पार्टिकल्स कम, डेंसर मतलब भारी ना, मतलब पार्टिकल्स ज़्यादा। तो बोलो हल्का है मतलब क्या, पार्टिकल्स कम है, भारी मतलब क्या, पार्टिकल्स ज़्यादा है। तो बोलो किस में भागना आसान है, जहाँ पे पार्टिकल्स कम होगा कि जहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा होगा? बड़ा वैसा क्लास, जहाँ पे रश कम होगा, जहाँ पे पार्टिकल्स कम होंगे, वहाँ पे भागना आसान होगा। सो रेयर मीडियम में पार्टिकल्स कम है, इसलिए वहाँ पे लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स ज़्यादा है, वहाँ पे लाइट का स्पीड कम होगा। यस और नो क्लास? सो क्लास, आई कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेटफॉर्म ना, एक स्टेशन है, इसका प्लेटफॉर्म है। अगर वहाँ पे लोग कम है तो मेरा भागना आसान है, तो मेरा स्पीड ज़्यादा है। मतलब क्या, अगर लोग कम है मतलब वो कौन सा मीडियम होगा, रेयरर, सो स्पीड इज़ मोर।
अगर मान लो प्लेटफॉर्म भरा हुआ है तो उतना ही डिफिकल्ट होगा ना मेरे लिए भागना वो प्लेटफॉर्म पे. सो क्लास वो कैसा मीडियम हो गया अभी, डेंसर. सो माई स्पीड इज लेस. सो नाउ कंपेयर, बोलो म्यू लेस v more, mu more v less. What is the relation? Direct or inverse? The relation is inverse. So class, the relation between mu and v is inverse. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वो मीडियम में स्पीड कम होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगा. इसीलिए तो एयर में स्पीड ज़्यादा होता है ना लाइट का. और अगर मैंने कंसिडर किया इन ग्लास, इन वाटर, रिलेटिवली बोलो एयर के कंपैरिजन स्पीड कैसा हो जाएगा, कम. यस और नो? समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास बोलो, अगर मैं इसको रेशियो के टर्म्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? μ2 अपॉन μ1 विल बी v1 अपॉन v2. Yes or no class? So this will be the relation between refractive index and velocity. Very, very, very important. Yes or no? Next is a relation between mu and lambda. म्यू एंड लैम्डा. अब क्लास इसके लिए समझना, इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको. अब क्लास हमने लाइट को क्या कहा है, वेव ना. लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट इज अ वेव. अब क्लास अब ये दुनिया में कोई भी वेव कंसिडर करो, साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, एनी वेव, वाटर वेव हो. अगर मुझे कोई भी वेव का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी दैट इज स्पीड ऑफ अ वेव. सो वेलोसिटी ऑफ एनी वेव, उसके लिए कॉमन फॉर्मूला है, दैट इज v इज इक्वल टू एन लैम्डा. सुना भी होगा शायद आपने, v इज इक्वल टू एन लैम्डा. ये किसका फॉर्मूला है सर? दिस इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ एनी वेव. समझ में आ रहा है? जहां पे v क्या है, वेलोसिटी, n इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेव लेंथ. समझ में आ रहा है क्लास? अब क्लास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना. बोलो यहां पे बेसिकली चैप्टर में हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन में हो क्या रहा है. लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है ना, मतलब लाइट इज चेंजिंग द मीडियम, लाइट इज अगेन एंड अगेन चेंजिंग द मीडियम. सो क्लास याद रखना, व्हेन medium changes, when medium changes, frequency n always remains constant, always remains constant. frequency कभी भी change नहीं होगा, इट विल नेवर चेंज. फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट. क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करता है सोर्स पे, द सोर्स फ्रॉम विच दैट पर्टिकुलर लाइट और वेव इज कमिंग. मतलब क्या कि फ्रीक्वेंसी कब चेंज हो सकता है, जब मैं सोर्स को चेंज करूंगा. अगर मैं एक बल्ब लेता हूँ, अगर मैं एक टॉर्च लेता हूँ, अगर मैं एक ट्यूबलाइट लेता हूँ, तो मैं सोर्स को चेंज कर रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा. बट अगर सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी हमेशा कैसा रहेगा, सेम. भले मीडियम चेंज हो रहा है फिर भी, मतलब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, दूसरे तीसरे में, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसे रहने वाला है, सेम. बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, नॉट ऑन द मीडियम. So irrespective of the medium, when the medium keeps on changing, frequency always remains constant. तो ये हमेशा constant है. बोलो मीडियम चेंज होने पे कौन चेंज होगा? When medium changes, velocity and wavelength changes when medium
चेंज। समझ में आ रहा है क्लास? जब भी मीडियम चेंज होगा, अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड और लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होगा। सो आपको ये पॉइंट याद रखना है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ विल डिपेंड ऑन द मीडियम। सो अगर क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट है, सो टेल मी ये रिलेशन कैसा बन जाएगा? Can I say frequency is constant, so V is proportional to lambda, and if V is proportional to lambda, can I say V की जगह पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? Lambda. So what is the relation between refractive index and wavelength? It is also inverse as V is proportional to lambda. So if I write this relation in terms of ratio, I will get one more formula, that is mu2 upon mu1 is lambda1 upon lambda2. Yes or no? So this is one more way of writing refractive index in terms of wavelength. समझ में आ रहा है क्लास? So this is the relation between mu and V, mu and lambda, and velocity of a wave. So I hope class this is very much clear with you. ये अलग अलग रिलेशन है। सो आपको 4 फॉर्मूला अब तक हमने की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है स्नेल्स लॉ, mu2 upon mu1 is equal to sin A upon sin R. mu2 upon mu1 is v1 upon v2, mu2 upon mu1 is lambda 1 upon lambda 2, v is equal to n lambda, frequency always remains constant when medium changes. ये याद रखना है आपको। समझ में आ रहा है क्लास? नेक्स्ट क्लास बात करते हैं अबाउट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, अंडरस्टैंड करना है इसको। So class, refractive index depends upon, फर्स्ट इज बोलो ये किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का ना। अलग अलग मीडियम के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम। समझ में आ रहा है क्लास? सेकेंड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये रहा रिलेशन। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर के साथ इसका जो रिलेशन होगा इट विल बी इनवर्स। कैसा होगा रिलेशन? इनवर्स। अब क्लास अंडरस्टैंड करना कैसे? आपने सुना होगा कोई भी मीडियम का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें एक्सपांशन होता है ना? एनी मीडियम ऑन हीटिंग, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट विल एक्सपांड। एक्सपांशन का मतलब क्या? उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो दूर जाने लगेंगे, दे विल एक्सपांड। बोलो पार्टिकल्स अगर दूर जाने लगेंगे तो एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कम हो जाएगा ना। और बोलो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने लग गए तो वो मीडियम भारी होते जा रहा है कि हल्का होते जा रहा है? इट इज़ बिकमिंग लाइटर ना, वो हल्का हो रहा है। तो बोलो वो कैसा बनते जा रहा है? इट इज़ बिकमिंग डेंसर और इट इज़ बिकमिंग रेयरर। यस और नो क्लास? क्या बन रहा है वो? इट इज़ बिकमिंग रेयरर। क्या बन जा रहा है वो? रेयरर। तो मान लो पहले एक मीडियम था जो भारी था, मतलब कैसा था? डेंसर। अब हमने उसको हीट किया तो बोलो उसके पार्टिकल्स एक्सपांड हो रहे, दूर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो हल्का होते जा रहा है, मतलब क्या बनते जा रहा है? रेयरर। सो इट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। यस और नो? तो बोलो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा कम होगा? बोलो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है? डेंसर का। किसका कम होता है? रेयरर का। सो टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसर से रेयरर बन रहा है, तो बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। इसलिए रिलेशन कैसा है? इनवर्स। यस और नो? So these are the 3 factors on which refractive index will depend: nature of the medium, wavelength of light, temperature, and the relation is inverse.
येस और नो क्लास? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलग अलग वैल्यूज देखे हमने, मिनिमम एयर के लिए, मैक्सिमम डायमंड के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने टाइप्स होते हैं? दो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स will compare refractive index of two mediums. It can be less than 1 or greater than 1. The rarer to denser, greater than 1. Denser to rarer, less than 1. Yes or no? Next is refractive index का relation with speed is inverse. mu2 upon mu1 is v1 upon v2. Relation between mu and lambda is inverse. mu2 upon mu1 is lambda 1 upon lambda 2. Velocity of a wave is v is equal to n lambda. And these are the factors on which refractive index will depend. Yes or no? So I hope this much is very much clear with you. अब लास्ट में क्लास there are some basic important points जिसको हम नोट की तरह लिखेंगे। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट है जो हमने स्नेल्स लॉ में भी बात किया था, जिसका कि एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा, मैंने बताया था ये। नेक्स्ट इज, ये सेकेंड पॉइंट अंडरस्टैंड करना, प्रैक्टिकली मतलब इन रियलिटी है, प्रैक्टिकली व्हेन लाइट इज इंसिडेंट on a transparent medium, when light is incident on a transparent medium, partial reflection and refraction takes place. Practically when light is incident on a transparent medium, partial reflection and refraction takes place. को अंडरस्टैंड करना, इन रियलिटी जब भी आप लाइट को इंसिडेंट करते हो ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। बट हाँ ये बात है कि रिफ्रैक्शन विल ऑलवेज डोमिनेट रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा, मतलब लाइट पास ज़्यादा होगा और मतलब इन द सेम मीडियम कम आएगा, मतलब इट विल पास मोर और उसमें से कुछ लाइट वापस आ जाएगा, मतलब ऐसा लाइक दिस, ऐसा इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। दिस विल बी मोर, मान लो 80%, दिस विल बी लेस 20%, थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ज़्यादा करके लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है, पर होता है ऐसा। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, मान लो 2 रूम है, देयर आर 2 रूम्स विच इज सेपरेटेड बाय अ ग्लास, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। 2 रूम को हमने सेपरेट किया है बाय अ ग्लास, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। और मान लो मैं एक रूम में हूँ, मेरा दोस्त एक दूसरे रूम में, मैं लाइट को इंसिडेंट करता हूँ ऑन ग्लास, सो बोलो क्या होगा? बोलो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगा ना, आपके जो मेरा दोस्त खड़ा है जो मीडियम में, वो पर्टिकुलर मीडियम में भी लाइट जाएगा, प्लस मेरे मीडियम में भी लाइट होगा, रिफ्लेक्ट होगी। यस और नो? तो लाइट पास होकर दूसरे मीडियम में भी जा रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में भी आ रहा है, सो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। सो प्रैक्टिकली हमेशा यही होता है, बट क्योंकि हम रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये पॉइंट याद रखना, काम का पॉइंट है। नेक्स्ट क्लास वी टॉक अबाउट दिस, एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज conditions for no deviation,
कंडीशंस फॉर नो डेविएशन मतलब क्या, हमने सीखा है ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम वो बेंड होगा, वो डेविएट होगा, उसमें डेविएशन आएगा। बट क्लास ऐसे कुछ कंडीशंस है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करता है, सो ट्रैवल करने के बाद भी, पास होने के बाद भी उसमें डेविएशन नहीं आएगा, देयर विल बी नो डेविएशन। वो क्या कंडीशंस होगा वो समझो। फर्स्ट इज, मान लो अगर ये मीडियम है, ये क्या होगा उसका नॉर्मल ना, दिस इज द नॉर्मल। बोलो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा किसके रिस्पेक्ट से लेते हैं, वी कंसिडर विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। मान लो रे ऑफ लाइट ऐसा आया, रे ऑफ लाइट ऐसा आया, सो कैन आई से इट इज अलोंग द नॉर्मल। अलोंग द नॉर्मल कौन आ रहा है, रे ऑफ लाइट, यस और नो। बोलो अलोंग द नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू सरफेस है, सो बोलो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो ना। अरे बाबा हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, अभी तो अलोंग द नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो। सो अभी देखो यहाँ पे μ2 अपॉन μ1 इज साइन आई अपॉन साइन आर। सो टेल मी, अभी अगर मैं साइन आर को यहाँ पे लूँ और साइन आई अपॉन μ2 अपॉन μ1 कंसिडर करूँ, सो टेल मी अभी साइन आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू क्या है, जीरो ना, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो बोलो साइन आर भी क्या आएगा, जीरो, तो आर भी क्या आएगा, जीरो ना। अरे यस और नो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो। सो बोलो डेविएशन होगा क्या, नहीं ना, जैसा आ रहा है वैसे ही चला जाएगा। सो दिस विल बी आर इक्वल टू जीरो, सो इट इज पासिंग विदाउट एनी डेविएशन। yes or no class, so this is condition for no deviation. I hope this is clear. Next is हम लोग बात करते हैं about second condition, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, we talk about second condition। इसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पे कर रहा हूँ, अब लिख लेना बराबर से। second condition, if both medium are different, अलग अलग मीडियम है, but have same refractive index। अब क्लास ये पॉसिबल है क्या कि मीडियम अलग अलग है पर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है? हाँ ये पॉसिबल है। टू डिफरेंट मीडियम्स कैन हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्लास के एग्जाम्पल्स भी है, वो एग्जाम्पल्स आपको सर्च करना है, गूगल पे सर्च करो, कोई बुक में सर्च करो, यू कैन फाइंड इट आउट, ईजिली अवेलेबल है, कोई ऐसा कुछ ज़्यादा ढूंढना नहीं है, आपको मिल जाएगा आराम से। बट दिस इज पॉसिबल, टू डिफरेंट मीडियम्स हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू फाइंड आउट द पेयर कि कौन से पेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है पर मीडियम अलग अलग है। समझ में आ रहा है? सो इफ बोथ मीडियम्स आर डिफरेंट बट हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो मान लो ऐसा अलग अलग मीडियम है, दिस इज मीडियम 1 मीडियम 2, पर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, μ1 इज इक्वल टू μ2, तो बोलो क्या होगा, ये आई के साथ आया, बोलो μ2 अपॉन μ1 क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। अरे बाबा ये दोनों तो सेम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो ये कैंसिल होकर वन हो जाएगा। तो बोलो साइन आई किसके इक्वल होगा, साइन आर, तो बोलो आई किसके इक्वल होगा, आर के, तो बोलो साइन आई और आर अगर सेम है तो will there be any deviation? No, there will be no deviation. It will pass without any deviation. So these are the two conditions for no deviation. First is normal incidence, angle of incidence 0, angle of refraction 0. Second is two different mediums having same refractive index. There will be no deviation. समझ में आता है क्या? So this will be the case. I hope I am clear with this. So class, this is all about the basics which we require to understand this chapter very clearly. So I hope everything up till now is totally clear with you. Next class, we talk about another small concept, that is principle of reversibility.
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। समझना क्लास ये क्या होगा, सिंपल सा फंडा है। मान लो क्लास वन सेकेंड आई एम कंसिडरिंग, मान लो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है। दिस इज रेयरर, दिस इज डेंसर, दिस इज मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दिस इज मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। समझने वाली बात है। अभी सब बोले नॉर्मल है ऐसा। और मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा एक रे को इंसिडेंट किया लाइक दिस, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बोलो कहाँ से कहाँ जा रहा है वो, रेयरर टू डेंसर। तो बोलो रेयरर टू डेंसर में इट विल डेविएट टूवर्ड्स द नॉर्मल, सो लाइक दिस, ऐसा। सो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्लास मान लो मैंने यहाँ पे एक मिरर प्लेस कर दिया, प्लेन मिरर लाइक दिस, ऐसा एक प्लेन मिरर प्लेस कर दिया। तो बोलो क्या होगा। अब एज यू ऑब्जर्व, ये जो रे है, रे ये मिरर पे जब इंसिडेंट हो रहा है, सो ये इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली, दैट इज एंगल कितना है 90। अब क्लास जब भी एक प्लेन मिरर पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी नॉर्मली, सो बोलो उसका पाथ क्या होगा, जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो उसका पाथ क्या होगा, इट विल रीट्रेस द सेम पाथ। ना आपको पता है ना, अगर ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है, इस पे रे अगर ऐसा आ रहा था, एंगल कितना है 90 है, तो जो पाथ से वो आ रहा है वही पाथ से जाएगा ना ऐसा, इट विल रीट्रेस द सेम पाथ। तो बोलो यहाँ पे भी ऐसा होगा ना, ये इंसिडेंट हुआ, एंगल कितना 90, सो इसका जाने वाला पाथ ऐसा होगा, इट विल रीट्रेस द सेम पाथ लाइक दिस। सो बोलो ऐसा जा रहा है, फिर ये ऐसा जाएगा। यस और नो क्लास। सो क्लास इससे क्या पता चलता है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। क्लास अभी इससे ये पता चलता है कि लाइट के पास ये एबिलिटी है, लाइट हैज़ एन एबिलिटी टू रीट्रेस इट्स सेम पाथ। मतलब लाइट जो है, लाइट वो रिवर्स पाथ फॉलो कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा, लाइट जो पाथ ट्रैवल करके आ रहा है वही पाथ पे, सेम पाथ पे वो ट्रैवल करके फिर से जा भी सकता है। इट कैन रीट्रेस इट्स ओन पाथ इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो रिवर्स पाथ पे ट्रैवल कर सकता है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जैसे क्लास अगर मैंने एग्जांपल लिया कि मैं एक रास्ते से ऐसा बोल रहा हूँ कि घर से, चलो मान लो मैं क्लासेस आ रहा हूँ या तो ऑफिस में जा रहा हूँ, सो घर से क्लास तक आ रहा हूँ मैं एक रास्ते से, मैं फिर वही रास्ते से ऑफिस से घर पे जा रहा हूँ, सो आई एम रीट्रेसिंग द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उसका मतलब क्या है, व्हाट आई एम फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सो क्लास जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वी कैन एग्जीक्यूट, सेम वे में लाइट भी कर सकता है। लाइट कैन रीट्रेस इट्स ओन पाथ, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सिंपल वर्ड्स में याद रखना, जो पाथ से वो आ सकता है वही पाथ से वो जा सकता है। तो जो पाथ से वो आया, रिफ्लेक्ट करके वही पाथ से वो गया। यस और नो, समझ में आ रहा है क्लास? सो आई होप क्लास दिस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का जो फंडा है दैट इज क्लियर। वे अंडरस्टैंड करना आगे क्या है। मान लो क्लास इफ आई कंपेयर, सो अगर मैं फर्स्ट केस सेकंड केस कंसिडर करता हूँ, अंडरस्टैंड करना मैं क्या कर रहा हूँ, आगे देखते हैं इसमें क्या है। इफ आई कंसिडर फर्स्ट केस, सो फर्स्ट केस को ऑब्जर्व करना। फर्स्ट केस में वो कहां से कहां जा रहा है, रेयरर टू डेंसर। तो बोला फॉर्मूला क्या बनेगा, μ2 अपॉन μ1 ए साइन है अपॉन साइन आर। अभी आना चाहिए आपको, अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज,
अभी जब वो रीट्रेस करके वापस जा रहा है तो बोलो कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। सो पहले जो इंसिडेंट रे था अब वो क्या बन चुका है, रिफ्रैक्टेड रे। पहले जो रिफ्रैक्टेड रे था अभी वो सेकंड केस में क्या बन चुका है, इंसिडेंट रे। सो पहले केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था और पहले केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो उल्टा हो जाएगा ना। दूसरे केस में बोलो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यस और नो, द वैल्यूज विल इंटरचेंज। समझ में आया मैंने क्या बोला, फर्स्ट केस में ये इंसिडेंट रहे, ये रिफ्रैक्टेड रे। बोलो सेकंड केस में ये रिफ्रैक्टेड रे क्या बन जाएगा, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। आई क्या बन जाएगा, आर। आर क्या बन जाएगा, आई। यस और नो। सो बोलो ये फॉर्मूला अभी क्या होगा, बोलो अब वो डेंसर से रेयर जा रहा है ना, तो रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, इधर क्या आएगा μ1, और इंसिडेंट किस में हो रहा है, ये क्या होगा μ2। बोलो अभी आई क्या बन चुका है, आर। आर क्या बन चुका है, आई। बोला ना मैंने, ये आर क्या बन जाएगा, आई। ये आई क्या बन जाएगा, आर। सो ये हो जाएगा, यस और नो। सो दिस इज 1, दिस इज 2। नाउ क्लास इफ आई मल्टीप्लाई 1 and 2 तो बोलो क्या हो जाएगा, यस और नो, समझा ना ये। बोलो ये कैंसिल ना, सो ये क्या हो जाएगा 1। ये भी कैंसिल नहीं करना है, 1 = 1 नहीं करना है भाई, एक ही जगह कैंसिल करना है। सो लाइक दिस। सो बोलो अभी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, μ2 अपॉन μ1 इज 1 अपॉन μ1 अपॉन μ2, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, refractive index of medium 2 with respect to 1 is 1 upon refractive index of medium 1 with respect to 2. So class, this is our result from principle of reversibility. कैसे क्या रीड कैसे करने का इसको, refractive index of medium 2 with respect to refractive index of medium 1 is a reciprocal of refractive index of medium 1 with respect to refractive index of medium 2. ये रिजल्ट हमको मिलता है। समझ में आ रहा है, देख लेना एग्जाम्पल से आपको समझेगा। मान लो इफ आई कंसिडर आई एम गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, μ1 दैट इज μa दैट इज 1, ये हो जाएगा μ2 दैट इज μg विच इज इक्वल टू 3/2। सो बोलो अगर मैं एयर टू ग्लास जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, μg अपॉन μa विल बी 3/2 अपॉन 1, तो आंसर क्या आएगा 3/2। यस और नो। नो क्लास इफ आई कंसिडर, इसका उल्टा कर दिया, ग्लास टू एयर। इफ आई एम गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर तो बोलो ये क्या हो जाएगा μ1, ये क्या हो जाएगा μ2। यस और नो। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, μg इक्वल टू 3/2, μa इक्वल टू 1। अभी लिखो क्या होगा, ग्लास टू एयर में क्या होगा, μa बाय μg दिस विल बी 1 अपॉन 3/2, दिस विल बी 2/3। मतलब क्या कि अगर मीडियम को इंटरचेंज करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, उल्टा, इट विल बी रेसिप्रोकल। यस और नो। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सिंपल सा फंडा है क्लास। अगर एयर टू ग्लास किया तो आंसर क्या आएगा 3/2, ग्लास टू एयर किया तो आंसर क्या आएगा 2/3। सो उल्टा होता है, अगर आप मीडियम को इंटरचेंज करते हो सो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा हो जाएगा, उल्टा। ये हमको किससे पता चलता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्स हो गया ना वो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। समझ में आ रहा है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, बोलो एयर टू वाटर, तो बोलो एयर टू वाटर जा रहा है अगर, तो ये μ1, ये μ2। सो बोलो μa इज 1, μw इज 4/3, सब पता है आपको। सो बोलो कैसे लिखोगे, μw अपॉन μa विल बी 4/3 अपॉन 1 विच विल बी 4/3। अरे बाबा, यस और नो, समझ में आ रहा है ऐसा। नेक्स्ट इज वाटर टू एयर, उल्टा कर दिया अगर मैंने तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होने वाला है, उल्टा।
सो बोले ये क्या हो जाएगा, μ1, ये हो जाएगा μ2, 4/3। कैसे लूँगा अभी, जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है वो ऊपर, ये नीचे, बोलो क्या हो जाएगा, 3/4। देखा उल्टा हो गया ना। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सो क्लास दो स्टेटमेंट, दो चीज़ें आपको याद रखना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। फर्स्ट इज के लाइट कैन रीट्रेस इट्स ओन पाथ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो पाथ से वो आ रहा है वही पाथ से वो जा भी सकता है। सेकेंड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इस तरीके से दिस इज प्रिंसिपल ऑफ reversibility. So I hope class everything here is very much clear with you. So class ये जितना भी हमने बात किया अभी तक, this was all about the fundamentals and the basics of refraction of light, the first part of the chapter. अब class हम actual जो content है in this chapter, जो उसका extension है जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, वो start करेंगे. So we are going to start with applications of refraction of light. We are going to start with applications of refraction of light. समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास फंडामेंटल्स याद रखो, बहुत ईजी है सब समझना. की पॉइंट्स याद रखो. rarer to denser towards the normal, denser to rarer away from the normal, μ2 upon μ1 is sin I upon sin r. yes or no? जो भी मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज बताए वो याद रखो. नेक्स्ट इज μ2 upon μ1 इज v1 upon v2, μ2 upon μ1 इज λ1 upon λ2, जो फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है वो, एंड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. इतना आप याद रखो. इट इज़ ऑल वेरी सिंपल. समझ में आ रहा है? सो क्लास लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एप्लीकेशन. The first application is real depth and apparent depth. This is our first application of refraction of light. Real depth and apparent depth. Understand करना क्लास इसको. अब क्लास ये apparent word का मतलब क्या होता है? What is this apparent? ये जो apparent word है इसका मतलब क्या होगा? क्लास apparent word का मतलब होता है जो हमें लगता है, जो हमें फील होता है. मतलब हम कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं या तो कोई भी चीज़ को बारे में सोचते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में जब हम सोचेंगे, सो वी थिंक समथिंग, हमारा कुछ ओपिनियन होता है. अब वो ओपिनियन सही है गलत है हमको नहीं पता, पर हमको ऐसा लग रहा है. सो वो जो लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एपेरेंट. क्या कहेंगे उसको? एपेरेंट. सो एपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या होगा? एक ऐसा डेप्थ जो हमको फील होगा कि ये है, बट वो होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता. हमको ऐसा लग रहा है, हमें जो फील हो रहा है, और हमको जो फील होता है, हमको जो दिखता है वही हम कंसिडर करते हैं. सो दैट विल बी द मीनिंग ऑफ एपेरेंट डेप्थ. समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ, ये कॉन्सेप्ट क्या होगा. अब क्लास इसका मैं ये जो एप्लीकेशन है और ये जो भी कॉन्सेप्ट है ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. मान लो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, एकदम सिंपल एग्जांपल. मान लो आई एम स्टैंडिंग नियर अ स्विमिंग पूल. मैं एक स्विमिंग पूल के नज़दीक खड़ा हूँ. मैं स्विमिंग पूल के अंदर नहीं हूँ, आई एम स्टैंडिंग नियर इट. और मैं स्विमिंग पूल के ऐसे सामने खड़ा हूँ और मैं स्विमिंग पूल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ. जब मैं स्विमिंग पूल को ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं उसके सरफेस को देखता हूँ जो पूल के अंदर, जो पानी के अंदर है. सो क्लास आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, सबने किया ही. बहुत बेसिक सा एग्जांपल है ये कि जो स्विमिंग पूल का सरफेस है वो आपको जो डेप्थ पे दिखाई देता है
और जब आप पानी में एंटर करते हो और जो डेप्थ आपको एक्चुअल में पता चलता है वो दोनों अलग अलग होते हैं. व्हेन यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड एंड यू आर सीइंग दी स्विमिंग पूल, और जो सरफेस को देखते हो वो सरफेस की वजह से आपको जो डेप्थ लगता है, ऐसा लगता है कि सरफेस ऊपर और डेप्थ कम है. बट व्हेन यू गो इनसाइड द वाटर यू रियलाइज कि एक्चुअल में जो डेप्थ है वो जो दिख रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा है या तो उससे ज़्यादा है. फील किया है ना क्लास? स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हो, आप सरफेस को देखिए हो, सरफेस आपको ऊपर लगता है, स्विमिंग पूल का डेप्थ आपको कम लगता है. आप पानी में उतरो, पानी में जाओ, यू विल कम टू नो द डेप्थ इज एक्चुअली मोर. जो आप देख रहे थे उससे ज़्यादा डेप्थ है. तो जो डेप्थ आप देख रहे हो दैट इज एपेरेंट डेप्थ. आपको लग रहा है कि उतना डेप्थ है, बट पानी में उतर के जो डेप्थ आप फील कर रहे हो एक्चुअल में दैट इज रियल डेप्थ. सबने फील किया है क्लास. आप कभी भी एक फिश टैंक को देखो, फिश टैंक में पानी है, पानी में फिश है, वो फिश को ऑब्जर्व करो. आपको ऐसा लगेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू द डेप्थ, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जो पर्टिकुलर डेप्थ पे आपको वो फिश दिखता है वो डेप्थ कम होता है उसके एक्चुअल डेप्थ से. ये सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड है. यू कैन ऑब्जर्व कि आपको ऐसा लगेगा कि फिश थोड़ा आगे है, आपको लगेगा कि वो आपके थोड़ा नज़दीक है, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे अंदर से तो थोड़ा दूर होता है. मतलब वो जो डेप्थ पे हमको दिखाई दे रहा है और वो जो डेप्थ एक्चुअल में है, बोथ आर डिफरेंट. यस और नो? आप एक हाथ में कॉइन को रखो और वो कॉइन को कोई भी ग्लास के नीचे रखो और फिर उसको एक पर्टिकुलर एंगल से ऑब्जर्व करो. सो आपको ऐसे दिखेगा कि आपका हाथ और कॉइन जो है थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है. तो जो पर्टिकुलर ग्लास के रिस्पेक्ट से थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो जो डेप्थ पे वो दिखाई दे रहा है वो डेप्थ आपको फील हो रहा है, वो कौन सा? एपेरेंट डेप्थ. और जो डेप्थ पे वो एक्चुअली है दैट इज रियल डेप्थ. समझ में आ रहा है क्लास? और एक एग्जांपल ले सकता हूँ कि अगर आप बाहर खड़े हो, आपका कोई दोस्त है जो पानी के अंदर है और पानी इस तरीके से है कि उसका जो अपर बॉडी वो बाहर है और जो लोअर बॉडी वो पानी के अंदर है. सो क्लास आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, उसके जो लेग्स है, लेग्स वो आपको छोटे दिखाई देते हैं. ऐसा लगता है उसका हाइट छोटा है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरफेस आपके हिसाब से, वाटर का जो सरफेस है आपके हिसाब से वो ऊपर आ चुका है ना, इट इज़ अ बिट अपवर्ड्स. यस और नो? कि वो जो एक्चुअल डेप्थ पे है वो डेप्थ आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको कम डेप्थ दिखाई दे रहा है. तो उसके पैर का जो साइज़ है, उसका जो हाइट है वो भी कम हो जाएगा ना. तो आपको उसके लेग्स शॉर्ट दिखाई देते हैं, आपको उसका हाइट कम दिखाई देता है. यस और नो क्लास? सो ये सब क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ. जो आपको फील होता है, जो आपको दिखाई देता है और जो एक्चुअल में होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है. जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? एपेरेंट डेप्थ. जो एक्चुअल में है वो क्या है? रियल डेप्थ. यस और नो क्लास? देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, यू कैन ऑब्जर्व. डेली लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? एक कोई भी स्विमिंग पूल में एक ऑब्जेक्ट वगैरह ले लो आप, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है, बॉल है, कॉइन है, कुछ भी है, यू कैन कंसिडर एनी ऑब्जेक्ट. सो आप देखोगे वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो उसके जहाँ पे वो एक्चुअल डेप्थ पे होना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है. मतलब वो सरफेस आपको ऊपर दिखाई देगा ना, स्विमिंग पूल का जो सरफेस है नीचे का पानी के अंदर वो ऊपर आएगा, तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको ऊपर दिखाई देगा. और एक्चुअल में अगर आप पानी में उतर के वो डेप्थ को फील करोगे तो वो अलग होगा. तो जो दिखाई दे रहा है वो अलग है, जो एक्चुअल में है वो अलग है. दिस इज रियल डेप्थ एंड अपेरेंट. जो आपको लगता है वो अपेरेंट डेप्थ, जो एक्चुअल में है वो रियल डेप्थ. अब क्लास ये होने का रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्लास इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये जो होता है ना, इसका रीज़न क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मेरे डेली लाइफ एक्सपीरियंस के एग्जांपल्स को समझो, आपको ये समझ जाएगा. समझ में आ रहा है? ये सब किस पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कैसे? वही हमको सीखना है. सो क्लास अभी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो केसेस लेते हैं. केस 1, ऑब्जेक्ट in denser medium, object in denser medium and observer in rarer medium. Object in denser medium, observer in rarer medium. So class अंडरस्टैंड करना. फर्स्ट केस क्या है? मैंने क्या बोला है?
सबसे पहले लिए तो सबसे पहला केस में मैंने क्या कंसिडर किया, ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से मीडियम में, डेंसर, ऑब्जर्वर किधर है, रेयरर। मतलब सबसे पहला पॉइंट मुझे क्या समझ में आता है, अगर ये जो पर्टिकुलर केस है, ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, ये जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है हमारा, अगर इसको अचीव करना है तो ऑब्जेक्ट का और ऑब्जर्वर का दोनों का मीडियम कैसा होना चाहिए, अलग अलग। बोथ मस्ट हैव डिफरेंट मीडियम्स। ऑब्जेक्ट कोई और मीडियम में होना चाहिए, ऑब्जर्वर को और मीडियम में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में तो ऑब्जर्वर किधर होगा, रेयरर में। यस और नो क्लास। सो क्लास अभी क्या होगा, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। सो मान लो क्लास मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं स्विमिंग पूल का, लाइक दिस। तो मान लो ये पूरा वाटर है, सो दिस इज डेंसर, मीडियम 2 ले लेते इसको। इस और नो, अगर मान लो इसको मैंने वाटर कंसिडर किया है ना, सो दिस इज मीडियम 2 ऐसा। नेक्स्ट ये है रेयरर, इसको मीडियम 1 ले लेते हैं, बराबर है। इसको एयर ले लो, कॉमन एग्जांपल लेते हैं। अब क्लास अंडरस्टैंड करना क्या होगा इधर। अब क्लास ये कॉन्सेप्ट को समझने के पहले एक पॉइंट है छोटा सा जो यहाँ पे काम आएगा, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। क्लास हम जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, या तो दुनिया में हम जो भी चीज़ को देख रहे हैं, सब हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। एवरीथिंग वी कॉल इट एज एन ऑब्जेक्ट। जो भी देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपके लिए क्या हूँ, ऑब्जेक्ट। आप मेरे लिए क्या हो, ऑब्जेक्ट। यस और नो। सो एवरीथिंग विच यू ऑब्जर्व इज एन ऑब्जेक्ट। अब क्लास अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर, हम जो भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हम वो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट के इमेज को देख रहे हैं। वी आर सीइंग द इमेज ना। हम क्या देखते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट जो ये यूनिवर्स में प्रेजेंट है, हर एक ऑब्जेक्ट जो ये दुनिया में प्रेजेंट है, हम उसका क्या देख रहे हैं, बेसिकली इमेज। हमारा आई, हमारा रेटिना, हमारा माइंड उसका क्या फॉर्म कर रहा है, इमेज। सो वी ऑलवेज सी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी ऑलवेज सी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्लास वो जो इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट का, वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करके फॉर्म होता है। देयर इज अ प्रोसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैक ट्रैकिंग। क्या कहते हैं इसको, वी कॉल इट एज बैक ट्रैकिंग। समझ में आ रहा है क्या कहेगा इसको, बैक ट्रैकिंग। क्या होगा, अंडरस्टैंड करना। मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, कैंडल ले लिया मैंने, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। सो क्लास अंडरस्टैंड द प्रोसेस। फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज द प्रोसेस इज बैक ट्रैकिंग एंड फॉर बैक ट्रैकिंग टू टेक प्लेस मिनिमम 2 रेज मस्ट बी कैप्चर्ड बाय द आईज। मतलब ये ऑब्जेक्ट से आने वाली मिनिमम 2 रेज ये आई को कैप्चर करनी पड़ेगी। इन रियलिटी हम तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हमारी आंखों में आती है, हम उसको कैप्चर करते हैं, पर मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, 2 रेज का है। सो इसमें से तो n नंबर ऑफ रेज आएगी और n नंबर ऑफ रेज आंखों में जाएगी, पर हमको मिनिमम कितना चाहिए, 2। सो मान लो मैंने 2 कंसिडर किया ऐसा, लाइक दिस, ऐसे ट्रैवल करके जा रही है। अब क्लास क्या होगा, ये 2 रे आई ने कैप्चर कर ली। द 2 रेज विच इज कैप्चर्ड बाय द आई क्या करेगा, इसको रिट्रेस करेगा अलोंग द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। The 2 rays which is captured by the eye will be retraced along the same path in opposite direction. ये आई जो है उसको retrace करेगा along the same path in opposite direction। कब तक, till the point of intersection। और जो पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट पे क्या फॉर्म होगा, इमेज। क्या फॉर्म होगा, इमेज। This is backtracking. The process of formation of image is called as backtracking. Minimum 2 rays are required. The 2 rays which are captured by the eye are retraced along the same path in opposite direction till the point of intersection. At the point of intersection, image is formed. समझ में आ रहा है। और एक एग्जांपल ले सकता हूँ मैं, ऐसा ये मिरर है, प्लेन मिरर, और यहाँ पे कैंडल है ऐसा,
यहाँ पे ऑब्जर्वर है ऐसा, बोलो ऑब्जर्वर को ये मिरर में इसका इमेज फॉर्म करना है, तो क्या होगा, इधर से रे आएगा ऐसा, और ऐसा क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होकर आंखों में जाएगा। तो बोलो ये रे को आई ने कैप्चर किया ना, ये रे को ये इसको रिट्रेस करेगा ऐसा अलॉन्ग द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसा। बोलो रिट्रेस जब भी करेगा तो वही पाथ को फॉलो नहीं करेगा, वो हमेशा सीधा चलते रहेगा। सो रिट्रेस किया सीधा चला, रिट्रेस किया सीधा चला, तो बोलो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना, बोलो ये पॉइंट पे क्या फॉर्म होगा, इमेज। थोड़ा सा समझना है, बोलो मिरर में जब देखोगे तो मिरर में ही दिखेगा ना इमेज, तो मिरर में इधर दिखेगा आपको इमेज। यस और नो, समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज कॉल्ड एज बैक ट्रैकिंग। मिनिमम कितनी रेज, 2, विच इज कैप्चर्ड बाय द आइज। इट इज retraced along the same path in opposite direction at the point of intersection, क्या फॉर्म होगा, इमेज। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द प्रोसेस। अब वही प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करना है और इमेज फॉर्म करना है। अंडरस्टैंड करना कैसे, मान लो समवेयर हियर आई हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट ओ। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, आप कुछ भी ले सकते हो ऑब्जेक्ट के लिए, एक बॉल कंसिडर किया, एक कॉइन कंसिडर किया, आपको जो प्लेस करना है वो। यस और नो? सो बोलो अब क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट से रेज आती है ना, ये लाइट मुझ पे इंसिडेंट हुई, वो लाइट मुझसे रिफ्लेक्ट होकर फिर जहाँ वहाँ जा रही है, और जिसके भी आंखों में वो जाएगी तो वो मेरे लिए क्या फॉर्म करेगी, मेरा क्या फॉर्म करेगी, इमेज, और उसको मैं दिखाई दूंगा। यस और नो? सो एवरी ऑब्जेक्ट उससे क्या पास हो रहा है, रे पास हो रही है यहाँ वहाँ। यस और नो? सो ये ऑब्जेक्ट से भी क्या पास होगी, रेज, n नंबर ऑफ रेज इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। अब बोलो हमको कितनी रेज चाहिए, मिनिमम 2, ये प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि हमको इमेज फॉर्म करना है। सो अंडरस्टैंड करना, मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, दिस इज द ऑब्जर्वर, और वो पानी में देख रहा है ऑब्जेक्ट को। सो क्लास अंडरस्टैंड करना अभी क्या होगा, बोले ये ऑब्जेक्ट से n नंबर ऑफ रेज आ रही है, उसमें से मैं 2 रेज कंसीडर कर रहा हूँ। सो देखो ना यहाँ पे ऑब्जर्वर किधर है, रेयर मीडियम में। बोलो ऑब्जेक्ट किधर है, डेंसर मीडियम में। ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। दिखाई दे रहा है ना? तो ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट। अभी अंडरस्टैंड करना, बोलो रेस कितनी चाहिए, 2। एक रे यहां से पास हुई ऐसा, सो कैन आई से ये सरफेस को नॉर्मल भी तो ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा ना यार। तो कैन आई से दिस इज अलोंग द नॉर्मल, सो ये आई क्या होगा, 0। बोलो लास्ट सेक्शन में हमने स्टडी किया है, इफ आई इज 0 अलोंग द नॉर्मल, तो आर भी क्या होगा, 0। इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन, ऐसा, लाइक दिस। याद है ये रूल, सब जो बताया सब काम का है, इसीलिए बताया है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज, बोलो ये पहला रे गया और ये पहला रे आई में पहुंच गया, अब ये आई उसको कैप्चर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, बोलो इससे हर एक डायरेक्शन में रे जाएगा ना, ये और एक रे आया ऐसा। बोलो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो कहां से कहां जा रहा है, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। बोलो किधर बेंड करता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बोलो क्या होगा, ऐसा, लाइक दिस। सो बोलो ये क्या होगा, आर। यस और नो? सो इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। बोलो ये रे आई में गया, ये रे आई में गया, आई ने दोनों रे को कैप्चर कर लिया। बोलो अब वो क्या करेगा, इट विल परफॉर्म बैक ट्रैकिंग, और बैक ट्रैकिंग करके क्या करेगा, उसको रिट्रेस करेगा अलॉन्ग द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन टिल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट पे क्या फॉर्म करेगा, इमेज। सो क्लास अगर मैं इसको रिट्रेस करता हूँ ऐसे, लाइक दिस, बोलो इसको रिट्रेस किया तो ऐसा सीधा आते रहेगा, इसको रिट्रेस किया तो ऐसा सीधा आया, तो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। बोलो ये पॉइंट पे क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो बोलो ये पॉइंट पे क्या फॉर्म करेगा, इमेज। यस और नो? सो ये पॉइंट पे होगा इमेज का फॉर्मेशन, ये पॉइंट पे क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट का इमेज।
सो इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर। अब क्लास जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, बोलो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है कि हमको इमेज दिखाई देता है? हमें हमेशा ऑब्जेक्ट का इमेज ही दिखाई देगा। नाउ टेल मी, इमेज और ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है वो सेम है कि अलग अलग है? इट इज़ डिफरेंट। ऑब्जेक्ट किधर और है, इमेज किधर और है? हमें तो सिर्फ इमेज दिखाई दे रहा है, यस और नो। नाउ कैन आई से ऑब्जेक्ट जो डेप्थ पे है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, ऑब्जेक्ट जो डेप्थ पे है और उसका जो इमेज जो डेप्थ पे है, वो दोनों सेम है कि अलग अलग है? इट इज डिफरेंट ना। ऑब्जेक्ट ये पर्टिकुलर डेप्थ पे है, इमेज ये पर्टिकुलर डेप्थ पे दिखाई दे रहा है। सो टेल मी द एक्चुअल डेप्थ फॉर विच देयर इज ऑब्जेक्ट एंड द डेप्थ फॉर विच आई कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सेम और डिफरेंट? दे आर डिफरेंट ना। तो जो डेप्थ पे मुझे उसका इमेज दिखाई दे रहा है उसको मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा एपेरेंट डेप्थ। और जो डेप्थ पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसको मैं क्या कहूँगा? एक्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ। सो ऑब्जेक्ट का जो डेप्थ है एक्चुअल में, दैट इज रियल डेप्थ, और जो डेप्थ पे मुझे इमेज दिखाई दे रहा है वो है एपेरेंट डेप्थ। और मुझे इमेज ही दिखने वाला है, तो बोलो मुझे वो कौन से डेप्थ पे दिखाई देगा? रियल डेप्थ के एपेरेंट डेप्थ? इट विल बी सीन फॉर एपेरेंट डेप्थ। सो वो ऑब्जेक्ट मुझे इधर दिखाई देगा कि इधर दिखाई देगा? सो कैन आई से उसका जो पर्टिकुलर पोजीशन है मेरे लिए वो इधर शिफ्ट हो गया ना, सो मुझे वो ऊपर दिखेगा। तो यही तो होता है स्विमिंग पूल के सरफेस का, कि उसका जो इमेज है, इमेज वो एपेरेंट डेप्थ पे दिखाई दे रहा है, और एपेरेंट डेप्थ यहाँ पे रियल डेप्थ से कम है, इसलिए मुझे वो जो पर्टिकुलर स्विमिंग पूल का सरफेस है पानी के अंदर वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि डेप्थ कम है, क्योंकि इमेज के हिसाब से डेप्थ कम है पर एक्चुअल में डेप्थ ज़्यादा है। यस और नो? समझ में आ रहा है क्लास? सो इमेज किधर दिख रहा है? जो डेप्थ पे, दैट इज एपेरेंट डेप्थ, एंड जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो क्या है? रियल डेप्थ। समझ में आ रहा है? फिश टैंक में भी होता है ये, स्विमिंग पूल में भी होता है ये, ग्लास के नीचे जब भी ग्लास के थ्रू जब ऑब्जेक्ट को देखोगे उसमें भी होगा ये। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ। समझ में आ रहा है क्लास? सो क्लास अभी यहां से हमको ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है? फर्स्ट इज, कैन आई से रियल डेप्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन एपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ हमेशा एपेरेंट डेप्थ से बड़ा है, दिख रहा है ना। सेकेंड इज, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट एपेरेंट डेप्थ, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा? एपेरेंट डेप्थ विल बी रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो पूछोगे फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसका डेरिवेशन वगैरह भी है पर हमको ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज नीडेड, मैं सब बताऊंगा। जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है वो नहीं बताने वाला हूँ मैं। सो अंडरस्टैंड दिस। समझ में आ रही है? सो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। सो एपेरेंट डेप्थ विल बी रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस और नो? थर्ड इज, रियल डेप्थ का फॉर्मूला क्या बनेगा? एपेरेंट डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस और नो क्लास? ये होगा नेक्स्ट फॉर्मूला। उसी का अलग तरीका है लिखने का। यहाँ पे एपेरेंट डेप्थ मिल रहा है, यहाँ पे रियल डेप्थ मिल रहा है। यस और नो? नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्लास बोलो, कैन आई से ऑब्जेक्ट इधर था और उसका इमेज इधर आया, सो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टिंग अपवर्ड्स ना, बाय सम डिस्टेंस। दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज शिफ्ट। The distance by which image of the object will shift is called as shift, denoted by S. बोलो शिफ्ट अगर मुझे फाइंड आउट करना तो क्या होगा? S will be, कैन आई से सिंपल है, रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ। सो दिस विल बी रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ अपॉन म्यू, रियल डेप्थ कॉमन
ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1/μ इज शिफ्ट, यस और नो, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर शिफ्ट। क्लियर है कि नहीं है, यस और नो। सो ये होगा फॉर्मूला फॉर शिफ्ट। और एक तरीके से लिख सकते हैं इसको, ये जो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ वही तो पर्टिकुलर मीडियम का थिकनेस होगा ना। अरे यार, ये जितना रियल डेप्थ है उतना ही क्या होगा मीडियम का थिकनेस। मैं बोल रहा हूँ कि यहीं तक था पुल, इतना ही था पुल, इतना ही है उसका डेप्थ, तो यही क्या होगा उसका थिकनेस। सो थिकनेस को मैं डिनोट करूंगा स्मॉल टी से। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल टी इंटू 1 माइनस 1/μ। हमको क्वेश्चन में मोस्टली थिकनेस ही दिया होता है, इसलिए उसके रिस्पेक्ट से मैंने फॉर्मूला बनाया। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस, समझ में आ रहा है। सो याद रखो ये फॉर्मूला, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर। सो अभी मेरा स्टेटमेंट क्या होगा इसके रिगार्डिंग, व्हाट विल बी माय स्टेटमेंट फॉर दिस केस 1। व्हेन ऑब्जेक्ट is in denser medium, when object is in denser medium and observer is in a rarer medium, image of the object appears at a distance lesser than real depth, called as apparent depth। क्या कहेंगे इसको, apparent depth। सो क्लास दिस विल बी अवर फर्स्ट केस। तो जब भी ऑब्जर्वर रेयर में होगा, ऑब्जेक्ट डेंसर में होगा, तो हमें कभी भी वो ऑब्जेक्ट वो पर्टिकुलर डेप्थ पे नहीं दिखाई देगा जो डेप्थ पे वो है, वो हमेशा एक ऐसे डेप्थ पे दिखाई देगा विच इज लेसर देन रियल डेप्थ, कॉल्ड एज अपेरेंट। तो शिफ्ट हुआ हुआ दिखाई देगा, रेज्ड दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा थोड़ा। समझ में आ रहा है क्लास। दिस इज केस नंबर 1। अब क्लास केस नंबर 2 में इसका उल्टा होगा, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट इन रेयर, ऑब्जर्वर इन डेंसर। अब मैं चाहता हूँ कि केस 2 आप खुद से ड्रॉ करो, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करना और केस 2 खुद से सॉल्व करना और देखना आपको रिजल्ट क्या मिलता है। इफ़ यू आर एबल टू डू इट, वेल एंड गुड, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ गया ये। इसके आगे मैं केस 2 सॉल्व करता हूँ, बट आई वॉन्ट कि हियर यू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व केस 2 बाय योर ओन। फिर उसके बाद आप आगे वीडियो जब कंटिन्यू करोगे, यू विल कम टू नो केस 2 मैंने सॉल्व किया है, फिर आपको पता चल जाएगा कैसे करना। बट पहले खुद से ट्राई करो तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है क्लास। सो आई होप फर्स्ट केस ऑफ दिस एप्लीकेशन इज वेरी मच क्लियर विथ यू। ओके, नेक्स्ट क्लास बात करते अबाउट केस नंबर 2। सो केस 2 में क्या होगा, ऑब्जर्वर इन डेंसर, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, यस और नो। सो क्लास अब ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि ये फिर से, इफ़ आई कंसीडर कि ये स्विमिंग पूल है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यू कैन कंसीडर इट एज अ स्विमर, कि ये स्विमर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, समवेयर हियर इज द ऑब्जेक्ट। अब क्लास जो स्विमर है, मान लो ऐसा है कि स्विमिंग पूल के अंदर है डेंसर मीडियम में,
और मान लो ये जो ऑब्जेक्ट एक बर्ड है, तो स्विमर इज सीइंग अ बर्ड, सो स्विमर इज इन डेंसर मीडियम एंड बर्ड इज इन रेयर मीडियम। सो क्लास देखो अभी क्या होगा, मान लो ये क्या होगा उसका रियल, दिस विल बी रियल डेप्थ ना, कि विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ वाटर ये उसका रियल डेप्थ है, उसका हाइट। सो अब क्या होगा बोलो, इससे एक रे पास होगा ऐसा, लाइक दिस अलोंग द नॉर्मल, आई इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0। दूसरा रे पास होगा ऐसा मान लो, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे ऐसा आई, तो ये रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो बोलो किधर बेंड होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा ले लो अगर क्लियरली दिख रहा है तो, लाइक दिस टूवर्ड्स द नॉर्मल, बराबर है ना। सो ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस एंगल विल बी आर। अब क्लास बोलो ये रे ऑब्जर्वर ने कैप्चर कर लिया, इसको रिट्रेस करेगा अलोंग द सेम पाथ, तो ऐसा लाइक दिस, दिस वे, ये रिट्रेस किया along the same path in opposite direction, so ऐसा मान लो यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है वो, so यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इमेज। सो ये ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट के इमेज, और बोलो इमेज कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एट अ डिफरेंट डेप्थ कॉल्ड एज अपेरेंट डेप्थ। तो स्विमर को लगेगा कि बर्ड इधर है, बट एक्चुअल में वो इधर है, समझ में आ रहा है, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो अभी अगर मैंने यहाँ पे इसके फॉर्मूला लिखा तो क्या होगा, नाउ यू नो, उल्टा हो चुका है ये केस पूरा, यू कैन राइट इट डाउन। सो फर्स्ट इज apparent depth is greater than real depth, second is बोलो real depth will be apparent depth upon refractive index, third is apparent depth will be real depth into refractive index, fourth is if I consider shift, तो shift will be apparent depth minus real depth, which will be real depth into mu minus real depth. So if real depth is common -1, बोले ये क्या हो जाएगा, thickness mu -1. So ये होगा shift का फॉर्मूला, yes or no. So class I hope जो आपने ये केस सॉल्व किया, so you are able to get this. अगर आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक किया है या तो नहीं समझा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली बाय दिस पर्टिकुलर केस. सो दिस आर द formulas which you have to remember, and this is case number 2 which you need to understand very carefully. So I hope class this is very much clear with you. Now class on the basis of this concept एक दो सिंपल से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. क्लास क्वेश्चन नंबर 1 इज, मैं क्वेश्चन को 2 बार रीड करता हूँ, आपको चाहिए तो डिक्टेट कर लेना. क्वेश्चन नंबर 1 says the apparent depth of an object at the bottom of tank filled with a liquid of a refractive index 1.3 is 7.7 centimeter. What is actual depth of the liquid in the tank? The apparent depth of an object at the bottom of tank filled with a liquid of a refractive index 1.3 is 7.7 centimeter. What is the actual depth of the liquid in the tank? So class क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हमको डेटा दिया है, बोलो ऑब्जेक्ट किधर है, लिक्विड में, यस और नो. मान लो ऑब्जर्वर हमको दूसरा कोई भी मीडियम नहीं दिया है, तो हम ऐसा कंसिडर करें कि ऑब्जर्वर इज इन एयर, है ना, दूसरा मीडियम को नहीं दिया, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, एयर. सो बोलो एयर और लिक्विड, बोलो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है मुझे
1.3 कितना दिया है 1.3। सो बोलो क्लास अगर मैंने कंपेयर किया तो ये क्या होगा डेंसर, बोला है ना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो क्या होगा डेंसर, और ये क्या होगा रेरर। सो दिस इज रेरर, दिस इज डेंसर, यस और नो। सो क्लास टेल मी ऑब्जेक्ट किधर है डेंसर में, ऑब्जर्वर किधर है रेरर में, तो कौन सा हुआ केस नंबर 1 ना। सो बोलो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है रियल डेप्थ क्या है। सो रियल डेप्थ इज एपेरेंट डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्लास आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका होगा मीडियम का। दिस इज फॉर द मीडियम। समझ में आ रहा है क्या, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। क्लियर है, क्योंकि पहला मीडियम हमने विद रिस्पेक्ट टू क्या लिया है एयर। वो सब जब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको और समझेगा, बट अभी के लिए ध्यान देना। सो बोलो ये क्या हो जाएगा, बोलो एपेरेंट डेप्थ हमको कितना दिया है 7.7, म्यू ऑफ लिक्विड हमको दिया हुआ है 1.3 मतलब मीडियम का, तो 7.7 इंटू 1.3। नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस विल कम एज 10.01 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है क्लास। सो दिस इज क्लास क्वेश्चन बेस्ड ऑन अपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। आगे और भी क्वेश्चन है हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह में, MCQs वगैरह में, विल कीप ऑन डूइंग इट। अभी के लिए इतना समझ लें। समझ में आ रहा है क्लास। सो आई होप अप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर विथ यू। नाउ क्लास दिस कंप्लीट्स आवर लेक्चर नंबर 2। सो आई होप क्लास जितना भी हमने कुछ किया है इट इज़ ऑल क्लियर विथ यू। हमने बात किया था अबाउट refractive index, then principle of reversibility and the application we started. First is real depth and apparent depth. इतना सब कुछ हमने कर लिया है। So first and second lecture का जो half है it is all fundamentals. I will still tell you, go through it, remember it. जितना भी है सब याद कर लो, समझ लो अच्छे से। जितना अच्छे से वो सब समझेगा उतना अच्छे से ये सब आपको आएगा। समझ में आ रहा है क्लास। सो क्लास इसके आगे का पार्ट जो भी है, आगे के एप्लीकेशंस और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर प्रिज्म वगैरह के बारे में बात करना है। देयर इज़ मच मोर कॉन्सेप्ट टू स्टडी। प्लीज़ अगेन एंड अगेन कीप ऑन रिवाइजिंग दिस एंड कीप ऑन स्टडिंग दिस, और इसको प्रैक्टिस करते रहो। आगे चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होगा। जितना अच्छे आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, जितना अच्छे से, उतना ज़्यादा इस चैप्टर में आपको मज़ा आने वाला है। So class, we will continue next time. Till then, see you. Bye bye.